हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का ग्रुप डिस्कशन लाया हूं, जो कि सुबह में आपको चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। यह सीरीज स्टार्ट किए हुए मात्र आज तीसरा दिन है और इडोटेरिया के जो न्यू बुक आया है जिसमें 5000 क्वेश्चन है और इसमें 100 टोटल सेट है। जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आपको 60% पूछा जाता है। आप बीपीएससी का ही एग्जाम ले लीजिए, उसमें भी 50% 60% के बीच में प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से उसका डिस्कशन करें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और सुबह में या डेली 8 बजे आपका सीरीज आता है और शाम में एक सीरीज मेरा चलता है जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है। उसमें आप 6:30 बजे पार्टिसिपेट हो, वह 8, सवा 8, 8:30 तक चलेगा। उसमें अभी करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा तो वो भी आपको 8:30 बजे तक चलता रहेगा, यानी कि 2 घंटा वो भी चलेगा। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन के डिस्कशन करने में हमको 35 से 40 मिनट लगता है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं। अगर हम आंसर ही बताएंगे तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। आंसर आपको किताब में दिया हुआ है। अगर चारों ऑप्शन के बारे में आप जानेंगे तभी आपको आगे फ़ायदा होगा और आपका तैयारी एक लेवल का हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो वीडियो को बीच में कभी भी स्किप न करें, पूरे वीडियो को देखें और सुनें। और उसमें जो बात आप नहीं जानते हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट करें, क्योंकि जो बात नहीं जाना जाता है उसी को नोट किया जाता है और एग्ज़ाम से पहले उसको रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाया जाता है और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी चीज़ का पीडीएफ आपको चाहिए वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में ही सारा पीडीएफ डाला जाता है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप सेट को बनाएं और सेट में कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। और कमेंट करने के बाद अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर इस 50 क्वेश्चन में अगर 40 नंबर आपका आ रहा है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का दिया हुआ है। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए आइए आज के सेशन के मैं शुरुआत करता हूं। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन कभी भी अच्छे से पढ़ना है। इस बुक में आप पढ़ेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन पर सेट में मिलेगा कि नहीं का बात किया हुआ है। तो देसी रियासत को ब्रिटिश रेजिमेंट में रखना होता है। देसी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देसी रियासत की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी और कंपनी के सेना खर्च रियासत उठाएगी। तो इसमें पूछा गया कि कौन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि देसी रियासत की जो आंतरिक शासन है वो कंपनी के अधीन की विशेषता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। वर्नाकुलर, पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत मिहिर पर कार्रवाई किया गया था। पायनियर भी एक पत्रकार समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था या संपादित किया गया था। के एम पणिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसके आंसर की बात करें तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा की प्रेसिडेंसी अधिक थी। बाल हत्या की प्रथा की प्रेसिडेंसी अधिक थी मद्रास में, मुंबई में, बंगाल में और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक आपको बंगाल में थी। मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो 1862 में हुआ था और मुंबई उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 में ही हुआ था और बंगाल का भी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? जो रेशमी रुमाल जो है वह किससे संबंधित है? मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बख्श सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और कोलकाता अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागपुर अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसी में चर्चा किया गया था। सबसे पहले आपको मुंबई में ही इसकी स्थापना कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था और कानपुर में भी अधिवेशन हुआ है, और कोलकाता में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र नहीं है और बाकी सब है पारिस्थितिकी तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? जैविक हॉटस्पॉट सुंदरवन, थार, लद्दाख और पश्चिमी घाट। तो जैविक हॉटस्पॉट आपको पश्चिमी घाट है। सुंदरवन की बात करें, यह पश्चिम बंगाल में है। थार आपको राजस्थान में है और लद्दाख आपको लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 9, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र में सबसे अधिक सौर विकिरण होता है। कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है और नाइट्रोजन का N होता है। नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर सबका होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ, भिक्षुणी या स्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दिया था? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगीर में और पावापुरी में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वैशाली में। जब द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था उसी में दिया था, और प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो राजगीर में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश आपको श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती पड़ता है। और पावापुरी की बात करें तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र और लद्दाख। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो गुजरात की तरफ है, वहाँ पे ताप रात में सबसे कम और दिन में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, वही तापांतर कहा जाता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 जनवरी को कौन सी घटना हुआ था? 3 जनवरी को कौन सी घटना हुआ था? इसी दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर हुए थे। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे दूरी होती है। तो यह घटना कौन सी होती है? तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होता है और 4 जुलाई के सबसे अधिकतम होता है। 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा, और दोनों रेखा को मिलाने वाले को एपीहेलियन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? कौन सा भूकंप तरंग जो है सबसे अधिक विनाशकारी होता है? पी तरंग,
एस तरंग, एल तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपको एल तरंग होता है और पी तरंग भी भूकंप है और एस तरंग भी भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेड क्लिफ जो है भारत और चीन, यह बिल्कुल गलत है। भारत और चीन में रेड क्लिफ नहीं है, मैकमोहन है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो हिडनबर्ग रेखा भी गलत है। आपको मैग्नीनॉट रेखा की बात करें तो मैग्नीनॉट रेखा ही सही आंसर है। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीनॉट रेखा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, अल्पास और एंडीज। सबसे लंबी कह रहा है तो सबसे लंबी आपको एंडीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? मैं आपको ये सारे चीज़ को ग्रुप डिस्कशन में चर्चा किया हूं। अगर आप ग्रुप डिस्कशन किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम रहेंगे। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। और 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था, जिसमें मुस्लिम के मत देने के लिए पृथक निर्वाचन की बात कहा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, ली कमीशन और हंटर कमीशन। किस योजना को पूछा है तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था, इसी की योजना पर संविधान सभा का गठन हुआ था। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ली कमीशन की बात करें तो 1923-24 में ली कमीशन आया था। और हंटर कमीशन की बात करें तो शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1940 से है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था? 12 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 7 जुलाई 1946। तो अंतरिम सरकार की घोषणा आपको 24 अगस्त 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबोधित के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जब राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के पदावधि, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और राष्ट्रपति के शपथ। तो अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, इस बात को आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कह रहा है। राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद 60 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और राष्ट्रपति की पदावधि की बात अनुच्छेद 58 में कहा गया है, यानी कि योग्यता की बात। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसमें गलत पूछा तो यह सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो यही गलत है, गलत को पूछा जा रहा है और गलत आपको यही है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वित्त आयोग का संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं।
इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो आपको गलत की बात करें तो 1 और 3 दोनों गलत है। इसमें 4 सदस्य नियुक्त किया जाता है, उनके अलावा इनको पुनः नियुक्ति किया जा सकता है और राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही होता है। यह सही है, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता का अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसमें कौन है यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि तीनों है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और किसानों को प्रशिक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इनका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराजन समिति, विजय केलकर समिति, बिमल जलान समिति और NK सिंह समिति। तो यह किससे संबंधित है? तो आपको NK सिंह संबंधित से समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो कौन यह करता है? तो आपको कृषि लागत मूल्य करता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी को हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी हैं। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और वर्तमान में इसका चेयरमैन जी चंताला हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीता अध्यक्ष का संबंध है? सीता अध्यक्ष का संबंध है प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमि कर विभाग से और व्यापार विभाग से। तो सीता अध्यक्ष का संबंध आपको भूमि कर विभाग से है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कश्मीरी क्षेत्र का इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है। कश्मीरी क्षेत्र के इतिहास का सजीव का वर्णन मिलता है किताबुल रेहला में, किताबुल हिंद में, तुगलक नामा में और राज तरंगनी में। तो यह किसमें मिलता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह राज तरंगनी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा और पैबोसा, सिजदा एवं पैबोसा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में BPSC कई बार पूछा है और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इल्तुतमिश ने, बलवन ने, महमूद गजनवी ने और ऑप्शन डी की बात करें तो अकबर ने। तो बलवन ने इसकी सिजदा एवं पैबोसा की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और अकबर की बात करें तो दीन इलाही स्वत की शुरुआत अकबर ने 1582 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 30, उत्वी कौन था? पूछ रहा है कि उत्वी कौन था? एक इतिहासकार था, एक सैनिक था, एक प्रसिद्ध शासक था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। तो उत्वी आपको एक प्रसिद्ध शासक था, सॉरी उत्वी एक इतिहासकार था। इसका आंसर हो जाएगा उत्वी एक इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? पूछा गया कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? शेरशाह बिलग्राम के युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। तो इसमें गलत आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? तो यह सही है, बिलग्राम का युद्ध में वो किया था। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया और शेरशाह के मुकाबला दिल्ली में नहीं आपको सासाराम में है। शेरशाह के द्वारा भूमि के पैमाइशी हेतु गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। तो इसमें गलत पूछा गया था, गलत आपको सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालवाद लिखी गई थी? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय,
कृष्णदेव राय और देवराय प्रथम। तो किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यवाद लिखा गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा यह लिखा गया था, जो कि तमिल भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक आपको गुलाम वंश चला था। तो इसमें पूछा गया कि सबसे सर्वाधिक किसने किया था? तो बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। और गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, लोदी वंश था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे ज्यादा जाल बिछाया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और डीएनए। तो इसमें कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो आपको प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होता है? तो ग्रेना में, एस्टोमा में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। तो यह कहाँ पे संपन्न होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया और यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेना में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स होता है वे पौधा जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधा जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं, वे पौधा जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं, वे पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी हेलोफाइट्स के पौधा कहाँ पर उगते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वे पौधा जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो इसके टेस्ट कौन किया जाता है? पीसीआर टेस्ट, रीपा टेस्ट, CD4 टेस्ट और एलिसा टेस्ट। तो इसमें कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 रीपा टेस्ट नहीं किया जाता है, बाकी सारे टेस्ट किया जाता है ऑप्शन में जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ए में, बी में, AB में और O में। तो किस में नहीं होता है? तो आपको AB में नहीं होता है और O में होता है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। सर्वग्राही AB है और सर्वदाता पूछेगा तो आपको O है। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा एक नहीं है? DPT में कौन सा एक नहीं है? देखिए, आपको मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि हर सेट में 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं और गलत की बात कह रहा है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर आंसर दीजिएगा। तो डिप्थीरिया, पीलिया, पार्टुसिस और टिटनेस। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया नहीं है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है और पार्टुसिस है। क्वेश्चन नंबर 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के द्रव्यमान होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा जो कण है हीलियम के एक अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के और 2 पॉजिट्रॉन के। तो यह किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41,
न्यूटन के किस गति के नियम में बल का व्यंजक मिलता है? न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया है, प्रथम, द्वितीय और तीसरा। तो प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम और तृतीय गति का नियम, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के किस गति में मिलता है? तो द्वितीय गति में जो F बराबर ma होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, उसी में बल के व्यंजन की परिभाषा मिलता है। और बल का परिभाषा केवल कहेगा तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम में मिलता है। और तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कार्बन है, अगर इसकी ताप की प्रतिरोधकता बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, पहले घटती फिर बढ़ती, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो यह बढ़ती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन ये अर्धचालक है, यानी कि सेमी कंडक्टर है। इसकी प्रतिरोधकता बढ़ाने पर यह बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है? तो लिथियम का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का और पोलोनियम का। तो सबसे ज़्यादा आपको समस्थानिक आपको पोलोनियम का है, जो कि इसके 27 समस्थानिक हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। और यूरेनियम और लिथियम के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने समस्थानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख और बर्फ। तो हाइड्रोजन के जलाने पर आपको पानी बनेगा। इस सेट में सभी पर्सन से क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से और इन्वायरमेंट से। सभी जगह से क्वेश्चन इस सेट में है। अगर इस सेट पर आपका कमांड हो जाता है तो जीके आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समभारी और कार्बन का समस्थानिक। तो ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन। कार्बन के समस्थानिक C12 और C14 होता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को, 12 जून को और 14 जून को। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्तदान की बात करें तो रक्तदान दिवस आपको 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र है और एक तरफ जगह है। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पे है? तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो गांधीनगर में है। भारतीय मौसम विज्ञान की बात करें तो आपको नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान की बात करें तो यह आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1 4 2 3। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का जो संबंध है वह किस धर्म से है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो पंचरात्र का संबंध की बात करें तो पंचरात्र का संबंध आपको ऑप्शन है, यानी कि वैष्णव धर्म से है। जैन धर्म से महावीर का संबंध है और बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध का संबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन थे? वेंकट रमन, रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, B.S.
नायपाल और हरगोविंद खुराना। तो सब भारतीय थे जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वह किस राज्य के रहने वाली है? देखिए एक करंट में भी आ सकता है और इसमें दे दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वह किस राज्य के है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के, वह मुजफ्फरपुर जिला की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो कि जून महीना में बने थे, और वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इस तरह 50 क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी किफ़ायती के तरीके से इसका डिस्कशन किया गया है। अब आइए कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य है उसको देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के बारे में सारा चीज़ यहाँ पर दिया है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। इस वेद के 10वें में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर पूछेगा आपसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किस मंडल में है, तो आपके 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपको ऋग्वेद में ही मिला है। इस वेद में गाय के लिए मारे जाने वाले को अघन्या कहा जाता है। जो गाय की हत्या करता था उसे गाय को अघन्या कहा जाता था ऋग्वेद में। अब आइए आपको यजुर्वेद के बारे में मैं बताता हूँ। ऋग्वेद के बारे में उतना था जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। यजुर्वेद की बात करें, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्र्यायु कहते हैं, यानी कि जो यजुर्वेद पढ़ता है उसे अध्र्यायु कहते हैं। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान के संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद को बलिदान की विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान के विधि का भी उल्लेख किया गया है। इसे गद और पद दोनों भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद और पद किस वेद को कहा जाता है, तो यजुर्वेद को कहा जाता है। आइए अब सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अद्रातु कहते हैं। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अद्रातु कहते हैं और इस वेद के भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। आइए अथर्ववेद यानी कि सबसे बाद का वेद। जो अथर्ववेद है वह सबसे बाद का वेद है। तो अथर्ववेद में इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वेद में औषधि का उल्लेख मिला है, तो आपको अथर्ववेद में मिला है। इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की पुत्रियों को कहा गया है। इसमें अथर्ववेद में सभा एवं समिति के प्रजापति की पुत्रियों की भी बात कहा गया है। आइए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग आपको 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। तो इस तरह आपके सामने स्मरणीय तथ्य जो दिया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए, और आप लोग इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए, आप पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, और जो मेहनत करता है वो सफल होता है। आज नहीं तो कल उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस बात को मैंने बार बार चर्चा करता हूँ कि आप अच्छे से मन से मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम
6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट होइएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करूँगा। मिलेंगे शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।